हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। जैसे कि इस लास्ट संडे को आपका पेपर हुआ था एनएससी जेएस का, तो आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स सेक्शन का। तो देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे और लेवल क्या था इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, हमारे पास जो पेपर है वो है पेपर कोड 58। ठीक है, तो जो सबसे पहला 17 क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो मतलब फिजिक्स कम बायो जैसा ज़्यादा लग रहा है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड ऑन द डेसिबल स्केल ड्यूरिंग द नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन इन इज ऑफ ऑर्डर। तो आप सबको पता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है 60 के ऑर्डर के आसपास होता है। ठीक है, तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए रन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पावर रेटिंग दिया है वॉशिंग मशीन का और वो चल रहा है 45 मिनट के लिए। 1200 वाट का टोस्टर है जो कि चल रहा है 30 मिनट के लिए, और फिर उसी तरह से एक ड्रायर है जो कि चल रहा है 12 मिनट के लिए। फिर हमारे एक 6 बल्ब है। यहाँ पे बच्चे बहुत बार मिस्टेक क्या कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब को काउंट करते हैं, तो आप इस बात को दिमाग में रखना कि यहाँ पे 6 बल्ब है। ठीक है, तो हम टोटल 6 को लेंगे, एक का नहीं लेंगे। अच्छा, हमें पावर रेटिंग दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो हम उसका एनर्जी कंजम्पशन निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो इसका एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा 500 इंटू 45। ठीक है, उसी तरह से हम निकाल लेंगे इसका टोस्टर का कितना होगा। तो टोस्टर का हो जाएगा तुम्हारा 1200 इंटू 30, और उसी तरह से ड्रायर का निकाल लेंगे 4200 इंटू 20 मिनट। अच्छा, ये जो हम सब पावर रेटिंग निकालेंगे, ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वॉट मिनट में। तो बताओ ये कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 500 इंटू 45। तो ये आएगा हमारा 22500। ये आएगा 360000, और ये आ जाएगा तुम्हारा 84, हो जाएगा 8400। ठीक है, इन सबको हम ऐड करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 36000। ठीक है, उसके बाद 84000। तो ये ऐड करने पे आ रहा है हमारा 14250। तो ये जो हमारा आंसर आया ये आया वॉट मिनट में। ठीक है, बट हमारे पास जो रेटिंग मतलब जो बिजली का कॉस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है वॉट आवर में, तो इन सबको हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 12500 डिवाइड बाई 16, क्योंकि मिनट से हमें 16 में आना है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2375 वॉट आवर। ठीक है, ये हमने निकाला, ये निकाला इन तीनों का। ठीक है, लेकिन बल्ब भी बचा हुआ है, तो बल्ब का क्या रेटिंग है? देखो 50 इंटू 4, और ऐसे कितने बल्ब है? 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 12, तो ये हो जाएगा 12 12 हो जाएगा ना, 30 12, हाँ 1200। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, वॉट आवर। क्लियर है? ये 1200 था और वो 3700 था, टोटल कितना हो गया? 1200 डिवाइड बाई 2375। तो ये आ गया हमारा 3575 वॉट आवर। बट हमारा जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ किलो वॉट आवर, मतलब इसको किलो से कन्वर्ट करने, किलो में कन्वर्ट करने क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3.575 किलो वॉट आवर। इसको एक यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो कि 1 किलो वॉट आवर का कॉस्ट क्या है? 12 रुपीज। तो तुम्हारे पास टोटल कितना है? 3.575। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3.575 इंटू 12, मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा 42.90 रुपीज़। मतलब हमारा कॉस्ट क्या हो गया? 42.90 रुपीज़। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये बहुत ही इजी था, और जो भी बच्चे क्लास 10th में ये तो इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 9th में है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ाया भी हूँ, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में। ये हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से है,
और इसमें आप देखो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 4 ब्लॉक है, जिसमें ब्लॉक ए पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब कितना ये फोर्स लग रहा है ये तो नहीं दिया हुआ है, बट ये जरूर बता रहा है कि इस ब्लॉक ए पे जो फोर्स लगा है उसके वजह से इस पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो फिर ये पूछ रहा है कि बताओ इस गिवन सिचुएशन में व्हाट इज द टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक ए एंड बी। तो ए और बी को ये कनेक्ट कर रहा है, तो इस वाले रस्से में कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो देखो ये जो रस्सी है ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, तो मैं ए को भी ब्लॉक लेकर सॉल्व कर सकता हूँ और बी से लेकर डी को भी लेकर सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर मैं ए को लिया तो ए पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है एफ, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है और वो हमें निकालने पड़ेगा। तो हम अवॉइड करेंगे ए को लेना, ठीक है। नो डाउट ए को लेकर भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कुछ से आंसर नहीं आएगा, बट 2 स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे एफ निकालने पड़ेगा, तो हम ब्लॉक ए को हटाते हैं। हम क्या करते हैं कि बी से लेकर डी तक को एक कॉमन ब्लॉक ट्रीट करते हैं। कॉमन ब्लॉक ट्रीट करने से क्या होगा कि ये सब जो रस्सी है ना, ये जो बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, ये इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल हो जाएगा तो फिर मुझे ये कंसिडर नहीं करने पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक हो गए, 3। तीनों को मैं कॉमन एक सिस्टम बना रहा हूँ, तो तीनों का मास कितना हो जाएगा, एक का मास है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 3 kg। अच्छा, इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, ऊपर में टेंशन T, नीचे में क्या लगेगा, इनका वेट कितना mg, तो 3 × g, और जी इन्होंने बोला है 9.8 लेने के लिए, तो 9.8 ले लो, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर, तो नेट फोर्स भी किधर होगा, ऊपर, तो नेट फोर्स क्या होगा ऊपर में बताओ, टी माइनस 3 × 9.8 डिवाइड बाई 3 इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा 2.2। देखो पूरे सिस्टम के भी एक्सेलरेशन 2.2 है और इनका भी एक्सेलरेशन 2.2 है, क्योंकि सारे सिस्टम एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये जो हमारा टी जो है, टी आएगा तुम्हारा 3, अच्छा इसको इधर ले जाओ, तो 3 × 9.8 प्लस 3 × 2.2, तो 3 कॉमन ले लो, 10 2 12, तो 12 36, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 36 न्यूटन। इज द नियर ऑप्शन, हाँ, तो हमारा जो आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये बहुत ही आसान था, मतलब ऐसे इसको बहुत टफ नहीं हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको मॉडरेट लेवल में रखेंगे। अच्छा ये आ जाओ, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो डिफरेंट लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। दोनों लिक्विड का हमें डेंसिटी दिया हुआ है, D1 इज आल्सो गिवन एंड D2 इज आल्सो गिवन, ठीक है। मान लो कि ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है, ठीक है। ये लिक्विड इधर पे जो भरा हुआ ये लिक्विड 1 है और इधर जो भरा हुआ ये है लिक्विड 2, क्लियर है। उसमें एक ब्लॉक डिप कर दिया जिसका मास है m, जिसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस एंड डिप्ड इनटू द वेसल पोजीशन, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्ज इन ए लिक्विड 1। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है प्रॉपरली। कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, देखो ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक है। अब इसमें हमारा ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या बता रहा है कि इसका जो 1/4, देखो इसका जो 1/4 वॉल्यूम है वो लिक्विड 1 में है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक लिक्विड 1 है, तो ये जो वॉल्यूम इमर्ज है इसमें ये है 1/4 ऑफ टोटल। तो मान लेता हूं कि टोटल वॉल्यूम V है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा V/4। अगर ये V/4 हो गया तो ये खुद ब खुद कितना हो जाएगा वॉल्यूम 3V/4, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया 3V/4, क्लियर है। अब इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक। ब्लॉक में क्या है कि इसको मैंने पानी एक लिक्विड में डिप कर दिया, 2 डिफरेंट लिक्विड में, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि कुछ पोर्शन एक लिक्विड के अंदर है, कुछ पोर्शन दूसरे लिक्विड के अंदर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम में, एक तो इसका वेट लगेगा mg, ठीक है, दैट इज m ऑफ ब्लॉक इनटू g। एक लगेगा इस पे बायोन्सी। अब बायोन्सी क्या है ना कि बायोन्सी ये लिक्विड भी लगाएगा और ये लिक्विड भी लगाएगा, और तुम सबको पता है कि बायोन्सी किधर लगता है, अपवर्ड, ठीक है। तो इसके वजह से भी बायोन्सी ऊपर लगेगा
और नीचे वाले लिक्विड की वजह से भी ऊपर लगेगा। क्लियर है? बायोन्सी ड्यू टू लिक्विड 1, बायोन्सी ड्यू टू लिक्विड 2। और क्या लगा, एक इसका वेट दिखा दिया। अच्छा, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक इसके ऊपर एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स, या फिर उसको टेंशन टी मान लो, जिसका की रीडिंग मुझे निकालना है। क्लियर है? अब सबसे पहले हमको लिखना है कि mg क्या होगा। mg क्या है? अच्छा, मास को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ब्लॉक का डेंसिटी है d, इसका वॉल्यूम मान लेता हूं मैं v इंटू जी। ठीक है, उसके बाद आता है बायोन्सी A1। बायोन्सी क्या है? दिस इज बायोन्सी फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1। बायोन्सी का भी तुम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, रो वी जी। बट रो किसका लेते हैं, लिक्विड का, और v कौन सा लेते हैं, वो वॉल्यूम जो उस लिक्विड में समर्ज है। तो लिक्विड 1 में कौन सा वॉल्यूम समर्ज है, v/4 था। लिक्विड 2 में कितना था, 3v/4। तो लिक्विड 1 जो बायोन से लगाएगा, देखो लिक्विड 1 का डेंसिटी है d1, वॉल्यूम कितना हो जाएगा v/4 इंटू डेंसिटी, सॉरी ग्रेविटी g। उसी तरह से लिक्विड 2 जो बायोन से लगाएगा f2, वो क्या हो जाएगा, रो vg, बट रो कितना है d2 इंटू वॉल्यूम कितना है 3v/4 इंटू जी। क्लियर है? अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो जो नेट फोर्स ऊपर होगा वही नेट फोर्स, सॉरी जो फोर्स ऊपर होगा वही फोर्स नीचे होना चाहिए, मतलब बैलेंस करना चाहिए एक दूसरे को। तो ऊपर में फोर्स क्या है, टी प्लस F1 प्लस F2, और नीचे में क्या है, mg। एट इक्विलिब्रियम तो यही कंडीशन होगा ना। तो टेंशन टी F1, बताओ F1 कितना आया हमारा, d1 vg/4। F2 कितना आया, d2 3v/4 g। और mg कितना है हमारा, dvg। ठीक है, तो बताओ यहां से टेंशन टी कितना आता है, टेंशन टी आएगा तुम्हारा dvg माइनस d1/4 vg माइनस 3/4 d2 vg। क्लियर है? तो यहां से हमें दिख रहा है कि v इंटू जी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, d माइनस d1/4 माइनस 3d2/4। क्लियर है? चलो, अच्छा एक बात बता, मुझे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम निकालने पड़ेगा। अब तुम बताओ वॉल्यूम बराबर होता क्या है, तुम डेंसिटी बराबर क्या लिखोगे, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या लिखोगे, मास बाय डेंसिटी। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, ब्लॉक का ना। तो ब्लॉक का वॉल्यूम क्या निकलेगा, ब्लॉक का मास अपन ब्लॉक का डेंसिटी। ब्लॉक का मास कितना है 10, और डेंसिटी कितना है d। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, v को 10g/d। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम ले लूंगा तो हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा हमारा 4d माइनस d1 माइनस 3d2 डिवाइड बाई 4। क्लियर है? तो करेक्ट रीडिंग क्या आ गया हमारा, करेक्ट रीडिंग आ गया 10/4d इंटू 4d माइनस d1 माइनस 3d2 टाइम ऑफ g। हम g का वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो g के टर्म में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि d सब का वैल्यू क्या है। तो हमारा जो, अच्छा देखो मास तो मैंने 10 kg यूज कर लिया है, डेंसिटी d1 1000 है, मतलब उसको मैं वाटर मान सकता हूँ, और डेंसिटी 2 3000 है, और डेंसिटी डी 8000 है। क्लियर है? चलो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आता है 10/4 इंटू ये आ गया 8000 डिवाइड बाई 4 इंटू 8000 माइनस डी कितना था 1000 माइनस 3 इंटू डी टू कितना था 3000। क्लियर है? इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 10/32030 हो गया। ये हो गया 3200 माइनस 1000 माइनस 9। तो 9 और 1 10, तो 32 में से 10 गया 22 हो जाएगा। 22 पे 3 जीरो और 1 4 जीरो। ठीक है, 32 पे 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 कट गया। इसको कट करो, कट करने पे देखो कितना आंसर आता है। तो ये आएगा तुम्हारा 220 डिवाइड बाई 32, ये आएगा 6.875। तो करेक्ट रीडिंग हो गया 6.875 kg वेट। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा 6.875। देखता है ऐसा कुछ ऑप्शन है कि नहीं, 6.875, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
अच्छा देखो, अगर देखा जाए तो तुम्हारे लेवल से ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इसको थोड़ा टफर साइड में मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे करते क्या है कि उनको लगता है कि डेंसिटी जो लिक्विड वन है, जो लिक्विड वन सिर्फ इतना समर, लिक्विड वन में जो समर्ज है ये ब्लॉक, ये बायोन्सी नीचे लगाएगा। नहीं, मैंने ऑलरेडी ये क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है कि ऊपर वाला लिक्विड भी बायोन्सी नीचे ऊपर ही लगाएगा, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे नेट प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ जाता है, इसलिए उसका बायोन्सी भी ऊपर लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन देखो, ये भी मुझे बहुत ही आसान लग रहा है। क्या है कि फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फ्यू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, चूज द ग्राफ शोइंग द रियलिस्टिक सिचुएशन। देखो, रियलिस्टिक सिचुएशन क्या, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो वेलोसिटी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये ग्राफ तो रियलिस्टिक है, मतलब ठीक है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। क्लियर है? ये ग्राफ भी देखा जाए तो रियलिस्टिक है, क्योंकि कभी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ग्राफ पे आते हैं। देखो, ये ग्राफ यहां से यहां तक तो रियलिस्टिक है, ये भी रियलिस्टिक है। ठीक है, बट एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इसके पास मल्टीपल वेलोसिटी है, मल्टीपल वेलोसिटी। देखो, इसी टी टाइम पे यहाँ पे भी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी, तो मल्टीपल वेलोसिटी है। तो एक गिवन टाइम पे एक पार्टिकल के पास एक से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बट एक गिवन टाइम पे इस पार्टिकल के पास इनफाइनाइट वेलोसिटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, ये देखो है क्या, कैसा केस मैं तुमको ये भी बताता हूँ कि होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, तुमने इसको ऊपर से ड्रॉप किया, तो अभी इसका वेलोसिटी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो टकराने के जस्ट में तुरंत वेलोसिटी ऊपर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कैसे कि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर तुरंत रिवर्स हो गया। ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग कि ग्राफ को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये दिखाते अच्छा कि ये रिवर्स हो गया। ठीक, पर यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आर ऑप्शन नहीं होगा। अब आ जाओ एस में। एस में भी तुम देखो यहाँ पे कि इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे एक ही टाइम पे पार्टिकल पास दो तीन वेलोसिटी है, यहाँ इस समय पे यहाँ भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, जो कि फिजिबल नहीं है। तो रियलिस्टिक्स हमारा कौन हो गया, पी और क्यू, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कवर कर रखा हूँ। ठीक है, हमने पोजीशन में बताया था। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता, तब एक पोजीशन पे एक पार्टिकल के पास डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है। कि मान लो कि अभी इस पोजीशन पे है, तो अभी इधर जा रहा है, तो अभी वेलोसिटी कुछ और है, फिर रिटर्न करके आया तो इस पे वेलोसिटी कुछ और हो गया। तो अगर ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन टाइम ग्राफ होता, सॉरी पोजीशन ग्राफ होता, तब ये वैलिड हो सकता था। ठीक है, अभी पर टाइम पे नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि एक समय पे किसी के पास मल्टीपल वेलोसिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारा 10th से, जिसमें क्या दिया हुआ है कि सर्किट दिया हुआ है, टू सेल हैव द सेम ईएमएफ, हमें सेल का ईएमएफ दिया हुआ, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ R1 और R2 कनेक्टेड इन द सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, एन आइडियल वोल्ट मीटर भी, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल द, हाँ ठीक है। देखो इसमें बोल क्या रहा है कि कि हमारे पास दो सेल है। ठीक है, दोनों का ईएमएफ कुछ ई दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 दिया हुआ है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो वोल्ट मीटर है, जो ये वोल्ट मीटर V है, ये जो रीडिंग मेजर कर रहा है वो टर्मिनल, सॉरी सेल 2 के अक्रॉस मेजर कर रहा है। तो तुमसे पूछा कि कौन सा ऐसे गिवन कंडीशन के लिए ये जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो जीरो रीड करेगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वोल्ट मीटर रीड करेगा, क्या रीड करेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ, तो मुझे निकालना होगा वी ए माइनस वी बी, और इसको क्या कर देना होगा, जीरो। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले मैं इस पूरे सर्किट में करंट निकालूंगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों सीरीज में जुटा हुआ है, और दोनों का जो ईएमएफ का जो मतलब प्लस वाला, देखो इसका प्लस एक साथ है, इसका माइनस और माइनस एक साथ है, तो वो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई और ई 2E। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो देखो R1 R2 एंड R जो है सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो इस जो बैटरी से मान लेते हो इधर से जो करंट I निकल रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, दैट इज
2e डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। क्लियर है? तो दिस इज द करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इसमें इसमें जो तुम्हारा वोल्टेज का ड्रॉप है ए बी में क्या होना चाहिए, 0। तो बताओ ए बी में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा ये बताओ। ठीक है, तो हमारा वी ए बी क्या हो जाएगा, देखो वी ए बी हो जाएगा हमारा, इसमें पहले कितना था तुम्हारा ई माइनस क्या हो रहा है IR2। अरे मतलब ई तो हमारा इसका ईएमएफ है, ठीक है, प्लस R2 में कुछ ड्रॉप हो रहा है ना पोटेंशियल, कितना ड्रॉप होगा I इंटू रेजिस्टेंस, और हमने I निकाल रखा है। अच्छा ये जो ड्रॉप है कितना होना चाहिए, 0। क्लियर है, ये ड्रॉप कितना होना चाहिए, 0। तो इसको इक्वेट करो E माइनस आई अभी जस्ट हमने निकाला है 2E डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2, और ये कितना होना चाहिए, 0। तो तुम इसको राइट साइड ले जाओ तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2ER2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। तो E से तो E गया, तो ये पूरा इक्वेशन क्या बदल जाएगा, देखो इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 2 टाइम ऑफ R2। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R2 इधर चला जाएगा तो ये R2 माइनस R1। सो करेक्ट आंसर इज कैपिटल R बराबर R2 माइनस R1, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ये भी बहुत आसान था, बहुत ऐसा टफ था नहीं, मतलब इसको मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इंजन है जो कि मूव ऑन द स्टेट रेल विद अ कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ जो 19 किलोमीटर पर आवर है, अप्रोचिंग ए हिल व्हेन इट इज डिस्टेंस x फ्रॉम द हिल इट ब्लो अ व्हिसल हुज echo is heard by the driver after 4 seconds, its speed sound is 330, find the value of x। देखो बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो है क्या कि मान लो एक हिल है, ठीक है, और इस हिल पे कोई भी मान लो कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मान लो ऐसे इस रोड पे, ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ वो दिया हुआ 19 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 अच्छा 9 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो तो ये निकल गया 25 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, बट रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करना आसान होता नहीं है तुम्हारे इस लेवल पे, तो मैं इसको बोलूँगा जेन्युइन तरीके से ही सॉल्व करो। ठीक है, फिलहाल मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा x, कितना है x। अब ये क्या करता है कि जो तुम्हारा इंजन है वो एक विसिल ब्लो करता है, तो विसिल ब्लो करता है तो यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो गया, मान लो ये साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड का जो स्पीड है वो है तुम्हारा 330 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दिक्कत क्या है ना कि ये इंजन भी चल रहा है और साउंड भी चल रहा है, बट साउंड का स्पीड ज्यादा है, तो ये साउंड क्या करेगा, इंजन से पहले यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो साउंड को यहाँ जाने में कितना समय लगेगा पहले वो निकाल लेता हूं मैं। मान लो कि साउंड को चलने में जो समय लगेगा टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, डिस्टेंस x है और वेलोसिटी कितना लिया 330, इसको मान लेता हूँ t1 टाइम, इसको क्या मान लिया t1 टाइम। तो t1 टाइम में क्या हुआ कि ये जो साउंड है यहाँ पहुंच गया, बट इस ड्यूरेशन में इंजन भी यहाँ नहीं होगा, इंजन भी कुछ आगे आ गया होगा। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि इंजन यहाँ आ गया। ठीक है, तो इंजन ने क्या किया, ये डिस्टेंस चला एक्स नॉट। ठीक है, तो इंजन ने कितना डिस्टेंस चला एक्स नॉट, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, इंजन का वेलोसिटी कितना है 25 इंटू टाइम t1, और t1 का वैल्यू कितना x बाई 330, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25x डिवाइड बाई 330। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है देखो, अब सिचुएशन ऐसा है कि साउंड यहां पहुंच गया है और इंजन यहां पहुंच गया है। अब साउंड वापस से टकराने के बाद इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, तो ये मान लेते कहीं यहाँ पे दोनों मिल लेते हैं। ठीक है, मान लिया मैं, और मान लेते कि ये दोनों t2 टाइम में यहाँ मिलता है, यहां से t2 टाइम पे। ठीक है, अब तुम देखो इसका स्पीड कितना है 25, तो t2 टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये 25 इंटू t2। ठीक है, और ये 330 का स्पीड से चल रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा 330 t2। ठीक है, तो ये दोनों कितना डिस्टेंस हो गया, अगर ये डिस्टेंस की बात किया जाए तो ये डिस्टेंस हो गया 25 t2 प्लस 330 t2।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 355T2। तो ये डिस्टेंस हो गया 355T2। अच्छा, तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस x दिया हुआ है और तुम ये x0 जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x0। ठीक है, अभी जस्ट तुम्हें x पता और तुमने x0 निकाला है। x0 कितना आया देखो, 25x/330। तो बताओ ये कितना आ गया, 335T2 बराबर 330 x माइनस 25x, एलसीएम ले लिया हमें, तो ये हो जाएगा 330। तो ये हो जाएगा 305 x डिवाइड बाय 330। क्लियर है? चलो T2 भी आ गया। अच्छा तो बताओ यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आएगा? T2 आएगा तुम्हारा 305x डिवाइड बाय 330 इंटू 335। ठीक है, T2 निकल गया, T1 भी निकल गया। वो बोल रहे हैं कि 4 सेकंड बाद तुमको एको सुनाई देता है। तो ये T1 टाइम क्या था, यहां से यहां जाने का, और T2 टाइम यहां से यहां आने का। तो एको कितने सेकंड बाद सुनाई देता है, 4 सेकंड बाद। इसका मतलब कि T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। T1 कितना निकला हमारा, x/330 प्लस T2 कितना निकला, 305x/330 इंटू 335। ठीक है, यही है ना, 335 बराबर 4। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 330 इंटू 335, एक्स कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 335 प्लस 305 इंटू 4। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 330 था ना, अच्छा ये 355 था, सॉरी। तो ये 355 हो गया, ये भी 355 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 330 इंटू डिवाइड बाय 1 इंटू 355 बराबर 1। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो ये बढ़ जाएगा 2 बार में, अच्छा इंटू 4 था यहाँ, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स निकलेगा 2 इंटू 355, डेट इज 10, 10 से 11, 3 3 1 7। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा एक्स का वैल्यू 710। सो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया गया था कि तुम्हारा मोशन चैप्टर और साउंड चैप्टर दोनों को मिक्स किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो तुम अगर ओलंपियाड का एग्जाम देते हो या फिर आगे चल के जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलो अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है कि चूज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन द वाटर। बिल्कुल सही है कि लाइट जो है रेयर मीडियम में फास्टर ट्रेवल करता है, सो एयर इज रेयर मीडियम देन द वाटर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ही क्या होता है, C/P। ठीक है, तो भाई अगर स्पीड का लाइट बदल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, क्योंकि C क्या है, कांस्टेंट। ये भी सही है। व्हेन लाइट ट्रेवल इन वाटर इंटर ऑब्लिकली इनटू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। बिल्कुल सही है। अगर देखो ये वाटर है और ये ग्लास है, तो ग्लास इज डेंसर मीडियम, जब भी लाइट यहां से ऐसे आएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा ये। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ऑलवेज पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम लोग को बताया था केरोसिन, कि देखो केरोसिन का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर है? बट डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात किया जाए तो वाटर का मास डेंसिटी केरोसिन से ज्यादा होता है। तुम ये नॉर्मल भी जानते हो कि एक ग्लास में अगर केरोसिन और वाटर रखते हो तो केरोसिन ऊपर आएगा और वाटर नीचे जाएगा, क्योंकि वाटर का मास डेंसिटी ज्यादा है, बट केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है। ये ऑलरेडी मैं क्लास में बता रखा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक तरह से मैं इसको बोनस मानता हूँ। चलो, ये अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। An adjacent figure shows the position of an object O and its image formed by the mirror. This is possible if, देखो क्या बोल रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तुमको देख के लग रहा है कि इमेज का साइज छोटा है, ठीक है,
और साथ में दोनों क्या है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तुम जानते हो कि जो रियल इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड बनता है। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये पेन का टिप ऊपर है तो इमेज में ये पेन का टिप नीचे चला जाएगा, रियल इमेज के केस में। बट तो ऐसा हो नहीं रहा, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज है तो कॉनकेव मिरर तो वर्चुअल बनाता है, नो डाउट ये भी बनाता है, ये चारों वर्चुअल बनाते हैं। ठीक है, तभी मेरा चारों ऑप्शन हो सकता है। बट जो कनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है वो इनलार्ज इमेज बनाता है। अगर तुम्हें याद हो तो कि ये कॉनकेव मिरर है और फोकस और ये तुम्हारा पोल के बीच में रखते हो तो यहाँ कहीं पे इनलार्ज इमेज बनता है, बट यहाँ तो डिमिनिश्ड बन रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चाहे तो सी होगा चाहे तो डी होगा। तुम सी पे आ जाओ, बोलता है कि कन्वेक्स मिरर प्लेस बिटवीन ओ एंड ए। हाँ बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पे रखते हो एक मिरर, ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ ही बनता है, देख लो। अगर तुम रे डायग्राम नहीं याद है तुमको तो देखो क्या होगा। तुम यहाँ पे रख दिए, सॉरी मेरा गलत बनाया मैंने, ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तुमने यहाँ रख दिया, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट निकला। मान लेता हूँ कि इसका ये फोकस था, तो यहाँ से ये जाना चाहेगा बट इधर तो जा नहीं पाएगा, तो इधर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आएगा तो जितने एंगल्स उतने से निकल गया, ये कहीं यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये इमेज बना। तो करेक्ट आंसर सी है, सही है। ये भी आसान है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2। ठीक है, बोलता है व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल of copper is rotating in uniform magnetic field, the direction of induced current change once after each half revolution। बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, देखो हुआ क्या कि मान लो कि ऐसा समझो, ये मान लो हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक, तुम सबको बताया था मैं कि जो फ्लक्स होता है फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए। बट यहाँ पे ई और ए दोनों, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स था तो क्या हो जाएगा, बी डॉट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, दिस इज। ठीक है, तुम देखो अभी कॉइल ऐसे है, जब ये हाफ रोटेशन करेगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रोटेट कर गया। क्लियर है, बहुत बेसिक है ये तो। ठीक है, तो ये तो आंसर वैसे भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो फैन, फैन में तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और किसको कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि थ्री आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ए बी सी each having mass m and radius r kept in such a way that center of a sphere A B C lies on the same straight line and sphere B touches the other two sphere। मतलब क्या कह रहा है कि जो B है A और C के बीच में, if G is universal gravitational constant, the magnitude of the resultant gravitational force on the sphere A due to B and C। ये बहुत आसान है पेपर, तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग को फिजिक्स का जो पेपर है बोनस में दिया गया है। ठीक है, ऐसा समझो, देखो एक स्फीयर ये है, ठीक है, आइडेंटिकल ऐसा, दूसरा स्फीयर ये है, कलर चेंज करते हैं, दूसरा स्फीयर ये, आइडेंटिकल मानना थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा साइज में, तीसरा ये। ठीक है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है और इसका जो सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अच्छा, इनका जो रेडियस है वो है तुम्हारा आर, रेडियस क्या है, आर। हमें निकालना है ए पे नेट फोर्स। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ए को बी भी अट्रैक्ट करेगा और सी भी अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में फोर्स देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मास सेम है,
तो G m1 m2 सेम होगा तो हो जाएगा m² r²। मैंने बोला था कि ऐसे केस में जो तुम डिस्टेंस है ना हमेशा सेंटर टू सेंटर लेना। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर में कितना डिस्टेंस है, देखो ये r और ये भी r, तो कितना हो जाएगा 2r, तो डेट इज 2r का स्क्वायर। ये हो जाएगा Gm²/4r²। ठीक है, उसी तरह से इस ए पे सी भी फोर्स लगाएगा। अच्छा इसको मान ले तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, उसी तरह से हमको क्या लेगा ना फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। फॉर्मूला वही होगा Gm1 m2/r²। यहाँ भी मास सेम है तो Gm² हो जाएगा, बट डिस्टेंस बदलेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है। ये हो गया 2r और r 4r, तो 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Gm²/16r²। ठीक है, अच्छा इसको ए को बी भी अपनी ओर खींच रहा है, सी भी अपनी ओर खींच रहा है, तो ये ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। देखो ये ए हो गया, ये एफ ए बी भी है और इधर ही तुम्हारा एफ ए सी है, तो नेट फोर्स क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करो तो क्या जाएगा, देखो Gm²/4r², एक फोर्स हो गया और दूसरा ये हो गया Gm²/16r²। एलसीएम क्या जाएगा 16r², तो 4 और 1 5, 5Gm²। सो करेक्ट आंसर इज 5/16 Gm r²। क्लियर, देखता हूँ ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं, तो 5/16 दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये भी मतलब आसान मानूंगा इसको मैं, बहुत टफ भी नहीं मानूंगा, बहुत इजी भी नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस लेने में बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहे हैं कि ए पर्सन विथ लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट डिस्टेंस लेस देन दिस। अच्छा मतलब इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कभी भी अगर ऐसा तुम्हारा न्यूमेरिकल आए, ठीक है ह्यूमन आई से, तो तुमको क्या करना है कि इसका जो मतलब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकता, तो v कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ठीक है, u तुम्हारा दिया हुआ -25 सेंटीमीटर लिस्ट। ठीक है, हमें f चाहिए, तो बताओ 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25, तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 100 -1 + 4 डेट इज 3/100। तो एफ निकलेगा तुम्हारा 100/3 डेट इज, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में तुम कन्वर्ट कर दो, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा 10 मतलब 3.33, तो नियरली अबाउट 3। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका +3, प्लस आ रहा है। ठीक है, चलो हो गया ये भी आसान क्वेश्चन था। हाँ ये जनरली 9th में जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि 9th में इस टाइप के न्यूमेरिकल बच्चे मिस आउट करते हैं। देखो ए करंट कैरिंग ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोइंग इन द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पावर लाइन एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द लाइन इज। देखो है क्या, ऐसा समझो कि एक हॉरिजॉन्टल है ना, ये मान लेता हूँ ये हमारा साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ, तो करंट ऐसे जा रहा है साउथ से नॉर्थ। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये देखो करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, जस्ट इसके बिलो एक पॉइंट है यहाँ पे, ऐसा समझो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, जस्ट इसके बिलो पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए क्या हम लोग करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, जिसमें थंब को कहाँ रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में रख दिया, और जस्ट इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हमारा कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, इधर, ये क्या है तुम्हारा वेस्टवर्ड। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, वेस्टवर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात, चलो ये भी आसान है, ये सब तो 10th क्लास के बच्चों के लिए बोनस है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में, क्या बोल रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए रोड इंक्रीज बाय 20% बाय चेंजिंग इट स्पीड ओनली। देखो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है m × v। बोल रहा है कि तुमने मोमेंटम को इंक्रीज किया, बट इसमें मास को नहीं बढ़ा रहे हो, तुम सिर्फ एंड सिर्फ वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो। ठीक है, इन दिस सिचुएशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इंक्रीज्ड बाय, बहुत ही आसान है, काइनेटिक एनर्जी के होता क्या है, ½ mv²।
जब तुम वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे 20%, मतलब देखो यहाँ मोमेंटम को इंक्रीज कर रहे हैं, बट मोमेंटम को इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? वेलोसिटी इंक्रीज करके। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा 20%, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v प्लस 20v/100। यही होगा ना भैया, पहले v था 20% बढ़ा दिए, ये कितना निकला? 1.2v। तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ, मास तो अभी भी वही है, v फाइनल का स्क्वायर, दैट इज हाफ m 1.2v का स्क्वायर। तो 1.2 12 का स्क्वायर होता है 1.144, हो जाएगा 1.44 एम वी स्क्वायर बाई 2। और एम वी स्क्वायर बाई 2 क्या था? के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1.44 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है कि 44% होगा। कैसे निकालोगे? डेल्टा के परसेंटेज चाहिए, तो क्या लिखते हैं? के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100। के फाइनल कितना है? 1.44 के आई माइनस के आई डिवाइड बाई के आई इंटू 100। के आई इज बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस वन। ठीक है, तो ये 44 लगभग आ जाएगा 44%। ठीक है, करेक्ट आंसर। ये भी आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो तुम 9th और 10th 9th के बेसिक बच्चे भी करते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। What the for the different planets move around the sun, if r represent the mean distance of the planet from the sun and t is its orbital period, which of the following graph represent motion of the planet according to Kepler's law? आसान है, देखो ये सन है, सन के चारों ओर कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स। ठीक है, और प्लैनेट्स यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, तुम जानते हो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई ए इज बेसिकली डिस्टेंस डिवाइड बाई वी, वी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, वी कैसे निकालते हैं? वी निकालने का तरीका है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही क्या देगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मान लेता हूँ मास ऑफ सन, ये मास ऑफ प्लैनेट, और इनके बीच का डिस्टेंस आर। तो बताइए इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट इंटू आर स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या देगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम मास ऑफ प्लैनेट इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ से वी क्या निकला? जी मास ऑफ सन अपॉन आर। अच्छा, मैंने यहाँ पे आर को क्या माना है? ए। ठीक है, आर को हम क्या मान लो? ए। तो बताओ टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 पाई ए, आर ही ले रहा है कोई बात नहीं, आर ले लेंगे बाद में इसको, रूट अंडर जी एम बाई ए। ये हो जाएगा 2 पाई, और ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए की पावर 1/2, और ए तो ये हो जाएगा ए की पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट अंडर जी एम। चलो इस ए को आर से रिप्लेस कर दो, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? 2 पाई आर का पावर 3/2 रूट अंडर जी एम। क्लियर? देखो टी बराबर क्या निकला? 2 पाई आर के पावर 3/2 रूट अंडर जी इंटू मास ऑफ सन। ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, और मास ऑफ सन भी कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया? टी बराबर कांस्टेंट कुछ सी मान लेता हूँ इंटू आर के पावर 3/2। अच्छा देखो ग्राफ भी है ना, आर के पावर 3/2 से प्लॉट किया है, तो आर के पावर 3/2 को किधर रखा? एक्स एक्सिस पे। टी को किधर रखा? वाई एक्सिस पे। तो वाई बराबर सी इंटू एक्स, सी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे सी स्लोप देगा। कैसा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, हम्म, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट हैज टू डिजाइन ए सर्किट यूजिंग ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 120 वोल्ट। मतलब हमने एक डीसी सोर्स 120 वोल्ट का लगा दिया इन सीरीज विद 3 रजिस्टर। तीनों का रेटिंग दिया हुआ है 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम। द रजिस्टर आर अवेलेबल विद द वेटेज रेटिंग ऑफ, अच्छा इनका रेटिंग भी दिया हुआ 0.5 वाट, 1 वाट और 5 वाट। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट, द रेटिंग हायर इज द कॉस्ट ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, मतलब हमको मिनिमम से मिनिमम रेटिंग का यूज करना है टू कीप द कॉस्ट रजिस्टर मिनिमम, वेटेज रेटिंग यूज फॉर द ईच रजिस्टर। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो ऐसे केस में करते क्या है ना कि हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो कि इसका रेटिंग है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 10 वाट। ठीक है, तो इस सर्किट के थ्रू इसमें जो पावर आना चाहिए 10 वाट से कम आना चाहिए। अगर 10 वाट से ज्यादा है तो रेटिंग से ज्यादा हो गया तो ये टिकेगा ही नहीं, वो तो चल जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सब में कितना रेटिंग मतलब कितना पावर कंजम्पशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें करंट। ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो आर इक्विवेलेंट निकल गया हमारा 6 किलो ओम, मतलब 6000 ओम। तो मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज 1200 डिवाइड बाय 6000। तो ये से ये गया 6 दूनी को 12, 0.02 एम्पियर, या फिर 2 डिवाइड बाय 100 एम्पियर करंट आया। क्लियर है, करंट निकल गया मेरा। चलो करंट निकल गया तो एक बात बताओ, करंट आई बराबर कितना आया, 2 डिवाइड बाय 100 एम्पियर। अब देखो इसका रेटिंग कितना होगा, मतलब कितना पावर कंजप्शन कर रही है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ये कितना जगह 2 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इंटू आर कितना 1 किलो ओम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 4 0 3 0 तो ये हो जाएगा 0.4 वॉट। ठीक है, तो ये कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, 0.4 वॉट। ठीक है, तो हम जो भी रजिस्टर होगा इसका रेटिंग 0.4 से ज्यादा होना चाहिए। तो इन सब में हमारे पास सबका 0.4 से ज्यादा है, बट हम चाहते हैं कि इसका पूरा कंजम्पशन मिनिमम हो, तो हल्का सा ही ज्यादा रखेंगे। तो इससे हल्का सा ज्यादा क्या है 0.5। तो R1 का वैल्यू तो 0.5 होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन डी तो गायब हो गया, चाहे तो ए आएगा, चाहे तो बी आएगा, चाहे तो सी आएगा। क्लियर है। उसके बाद आफ्टर दैट R2 में रेटिंग निकालते हैं। R2 में रेटिंग क्या होगा, आई स्क्वायर आर। आई कितना है देखो, 2 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इंटू R2। R2 कितना हो गया 2 किलो। तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 4 4 8 0.8 वॉट। ठीक है, 1000 सॉरी 0.8 वॉट। तो हम इसमें एक ऐसा रजिस्टर रखेंगे जिसका रेटिंग 0.8 से हल्का ज्यादा हो। तो देखो ए भी गया, अब ऑप्शन ये दोनों बचा। अब R3 को भी चेक करना होगा। R3 में भी आई स्क्वायर आर करो, तो 2 बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3000। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 4 3 12 1.2 वॉट। ठीक है, तो इसका जो रेटिंग होगा 1.2 से हल्का ज्यादा होना चाहिए। तो 1.2 से ज्यादा क्या है 2 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल भी था। ठीक है, आ जाओ अब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में क्या है, एक बोल रहा है कि एक लाइट रे है traveling in a uniform transparent medium is incident on a plane interface separating the medium from air at an angle of incident 47 degree. The ray undergoes total internal reflection। देखो सिंपल सी बात है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जा रहा है तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो मान लो कि ये मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आया, टोटल इंटरनली जस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्ट करके सरफेस पे आ जाए। ये जो एंगल होता है थीटा सी। ठीक है, इससे ज्यादा एंगल पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। क्लियर है। स्नेल्स लॉ लिखो, क्या लिखोगे, यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज एन इंटू यहाँ का एंगल साइन थीटा सी बराबर बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू बाहर का एंगल क्या है 90 साइन 90। तो एन इंटू साइन 47। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास, n इंटू साइन 47 बराबर 1। n बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 47। बट तुम साइन 47 की वैल्यू नहीं जानते हो, है ना। बट तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज cos 43। देखो cos 43 को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 47। देखो 90 माइनस 47 43 ही होता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 47 और इसका वैल्यू कितना दिया 0.73। तो बता n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.73। 7 दूनी की 14, तो 1.4 से तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो 1.4 से ज्यादा तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। इससे ज्यादा रखेंगे तो भी जाएगा, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा डेंसर मीडियम रहा तो हो जाएगा, इससे कम में नहीं होगा, टोटल इंटरनल नहीं करेगा ये, इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा बहुत बार बच्चे ऐसे सर्किट देख के छोड़ देते हैं,
बट ट्रस्ट में ये बहुत ही ट्रिकी होता है, मतलब तुम इसको एक बार सॉल्व करना शुरू करोगे ना तो बहुत ही आसान सा आंसर आता है इसका। ठीक है, क्या होगा आंसर, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ईएमएफ दिया हुआ 90 वोल्ट का एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, इज अप्लाइंग ए करंट विद रजिस्टर नेटवर्क पी और क्यू के बीच में लगा हुआ। चूज द करेक्ट आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस पूरे सर्किट में मुझे करंट निकालना होगा। तो पहले इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर का शुरुआत पॉइंट भी सेम पे, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में होगा। तो 15 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 15 × 30 डिवाइड बाई 15 + 30, तो 45, ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, सेम तरीके से ये देखो, ये दोनों भी पैरेलल में है, दोनों का ये इंड भी सेम पे है और ये इंड भी सेम पे है। ये 30 और 60, ये हो जाएगा 60 × 30 डिवाइड बाई 60 + 30, ये हो जाएगा 20 ओम। 90 30, हाँ 20 ओम हो जाएगा। अब देखो इसका सिंपलेस्ट वर्जन कैसा बनेगा, ये देखो सिंपलेस्ट वर्जन ऐसा बनेगा कि इन दोनों को जोड़ के तुमको 20 लाए, एक रजिस्टर 20 ओम का, ठीक है, फिर उसके साथ एक रजिस्टर 40 ओम का, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर, ये अभी भी कितना है 20 और इधर कितना आया 30, तो ये आया 20 ओम का और ये आया 10 ओम का। ठीक है, और इनको तुमने जोड़ दिया एक ऐसे से। वापस से देखो ये 20 और 40 मिलकर कितना आ जाएगा 60, सीरीज में है, और 10 और 20 मिलकर कितना आ जाएगा 30। 30 और 60 वापस में किस में है, पैरेलल में, तो 30 और 60 का वापस कॉम्बिनेशन कितना आएगा 20, अभी जस्ट किया था हमने, ये 20 हो गया और ये आर कितना दिया हुआ है 10, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20 + 10 दैट इज 30 ओम। कहानी खत्म, आर इक्विवेलेंट निकल गया 30 ओम। तो बताओ बैटरी से करंट कितना निकलेगा, वोल्टेज डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब 90 डिवाइड बाई 30 दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, अगर यहां से 3 एम्पियर करंट निकला तो घूम के यहां भी कितना आएगा 3 एम्पियर, तो इसमें कितना का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, V बराबर आई आर, आई कितना है 3 और आर कितना है 10, तो कितना 30 वोल्ट का। बैटरी का पोटेंशियल कितना था 90, ड्रॉप कितना हुआ 30, तो इसके बीच में कितना बचा 60, तो करेक्ट, ये तो करेक्ट है, ऑप्शन इज करेक्ट। करंट पासिंग थ्रू 15 ओम रजिस्टर इज 4/3 एम्पियर। देखो 15 ओम रजिस्टर को सबसे पहले हम अलग से बनाते हैं थोड़ा सेपरेट, ठीक है, ये तो इसमें ही दिख जाएगा। देखो देखो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, यहां से ऐसे गया, ये देखो 15 ओम रजिस्टर कौन सा था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है 10, यही था ना सर्किट। देखो सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सेपरेट, एक काम करो सेपरेट सर्किट बनाता हूँ। देखो हम्म, ये था तुम्हारा 40, ये था तुम्हारा 20, ठीक है, ये था तुम्हारा 20 और ये था तुम्हारा 10, ठीक है, और ऐसे इसमें आ रहा है 3 एम्पियर और ऐसे जा रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 10, तो 15 ओम जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ही है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आया था, इन सब का कॉम्बिनेशन आया था तुम्हारा 20, 20 आया था ना, 60 और 30 और 20, हाँ, तो इनमें वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर, आई कितना जा रहा है 3 और आर कितना जा रहा है 20, कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। यहाँ पे 60 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 60 वोल्ट ड्रॉप में बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, इन दोनों के इनमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 60 और रेजिस्टेंस कितना है 30, ठीक है, तो करंट I बराबर कितना जाएगा 60 डिवाइड बाय 30 दैट इज 2 एम्पियर, तो इसमें करंट गया 2 एम्पियर, तो 10 ओम में भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। अब देखो तुम यहाँ इसमें जा रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ये दोनों तो आपस में है तो पैरेलल में, और दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया था 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम, इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा I इंटू आर दैट इज 2 × 10 दैट इज 20 वोल्ट। अब बता इस वाले इनके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 20, रेजिस्टेंस कितना है 15, तो करंट I बराबर कितना हो जाएगा 20/15 दैट इज 5 4 5 3 मतलब 4/3,
ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही था, ऑप्शन बी भी सही है। करंट पासिंग थ्रू द 60 ओम रजिस्टर इज 2/3। सेम तरीके से इसमें देखना है 60 ओम में, तो यहाँ पे कितना करंट आया था, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर जो करंट आया था, देखो यहाँ 60 किसका कॉम्बिनेशन से बना है, 40 बन रहा है इसका कॉम्बिनेशन। तुम देखो, अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट गया तो यहाँ कितना जाएगा, 1 एम्पियर करंट। तो इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, 40 वोल्ट का। क्लियर है, 40 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें 40 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। ठीक है, तुमसे किस में पूछ रहा है, 60 ओम में। तो बताओ इसमें करंट कितना निकलेगा, आई बराबर 60, करंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, वोल्टेज 60 डिवाइड बाई, सॉरी 40 डिवाइड बाई 60 मतलब 2/3। ये भी सही आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद क्या ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द बैटरी टू द रजिस्टर बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो पी और क्यू में जो रजिस्टर बैठा हुआ है इसमें कितना पावर डेवलप कर रहा है भैया, ये जो भी पावर डेवलप कर रहा है कुछ इधर लॉस हो रहा है, बाकी फिर इसमें जा रहा है, तो हम इसमें अगर लॉस निकाल ले। अच्छा बताओ इन पूरे में कितना वोल्टेज ड्रॉप था, 60 आया था ना, 60 इंटू इनके बीच का ड्रॉप करंट कितना, 3, तो 180 वाट का जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो 60 इंटू 3 कर दो तो 180। सही है ये, करेक्ट। ठीक है, चलो ये थोड़ा लेंदी था, ठीक है, बट क्वेश्चन टफ नहीं था। फिर अगला क्या बोलते हैं, ए यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ दिस केजी, मास दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ 1.7 वोल्ट, और एक करंट यहाँ पे 1 एम्पियर करंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो करंट 1 एम्पियर का जा रहा है, तो ओम्स लॉ से बता R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई, दैट इज 1.7 डिवाइड बाई 1, दैट इज 1.7 ओम। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस मिल गया 1.7 ओम का। क्लियर है। अब तुम बताओ रेजिस्टेंस R बराबर होता है क्या है, रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस निकला 1.7, रो का वैल्यू दिया हुआ है, ये डेंसिटी है, रो तुम्हारा ये है। तो रो कितना हो जाएगा, 1.7 इंटू 10⁸ इंटू लेंथ अपॉन एरिया ए। तो बताओ लेंथ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, 1.7 से 1.7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻8। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। दूसरा आ जाओ, दूसरा तुमको मास दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ। एक बात बताओ, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है, 2.23 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। डेंसिटी दिया हुआ है तुम्हारा 8.92 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम V। अच्छा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। यस, एक इक्वेशन और आया एरिया इंटू लेंथ का, डेट इज 2.23 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.92 इंटू 10⁻³। तो एरिया इंटू लेंथ आ गया तुम्हारा 2.23 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.92। एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया। हमें लेंथ चाहिए थी, एक काम करते हैं यहाँ से एरिया हटाता हूँ। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2.23 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.92 डिवाइड बाई लेंथ। इस एरिया का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इस एरिया का वैल्यू यहाँ पे डालोगे, निकलेगा लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। ये हो जाएगा तुम्हारा 2.23 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 8.92 इंटू लेंथ डिवाइड बाई 10⁻⁻8। ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर, ये चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻² इंटू 2.23 डिवाइड बाई 8.92। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आता है 25। तो एल स्क्वायर इज नथिंग बट 25, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। सो लेंथ तो करेक्ट है कितना, 5 मीटर। क्लियर है। अगर लेंथ करेक्ट है तो तुम्हारा एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ द वायर, लेंथ का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो एरिया हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने कहीं गलत तो नहीं किया ना, सही है।
लेंथ हो गया 5 डिवाइड बाई 10⁻⁻8 इंटू और ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया। तो एरिया आएगा तुम्हारा 5 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, जो कि थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे। अच्छा, हाँ सही है, तो ये भी गलत हो गया फिर। ठीक है, सही है ये। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर में आ जाओ। पावर पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। वोल्टेज कितना है 1.7, करंट कितना आई, तो 1.7 वॉट, ये भी सही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करता, रेजिस्टेंस 1.7 ओम आया ही था, तो करेक्ट आंसर ए सी डी हो गया। क्लियर है। ये शायद हमें लगता है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, एट ए इंस्टेंट। ये तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, जैसे वो ग्रीन होता है तो कार मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। देखो गिवन कंडीशन को ड्रॉ करने की कोशिश करो कि ये एक कार है हमारे पास ऐसे, और ये सिग्नल है मान लो, जैसे सिग्नल ग्रीन होता तो ये चलना शुरू करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट द सेम एक ट्रक चल रहा है जिसका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ट्रक का स्पीड कितना दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। 5/18 कर दो तो 4 कितना हो जाएगा 20। ट्रक भी सेम स्पीड से चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, पूछ रहा है कि कब ये ओवरटेक करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत आसान है। देखो हो क्या रहा है कि इसका भी स्पीड 0 है, तो पहले अपना धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, बट इसके पास कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। मान लेता हूं, ऐसा समझो कि ये दोनों यहां से चलना शुरू किए थे। ठीक है, ये भी यहाँ से चलना शुरू किया, ये भी यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 ट्रक कहीं यहाँ आ गया और ये इसको आकर पकड़ लिया, कैच कर लिया। ठीक है, तो जब कैच किया तो दोनों सेम डिस्टेंस चले और सेम टाइम में वहां पहुंच गए। तो डिस्टेंस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ट्रक के हिसाब से। तो डिस्टेंस कितना लेगा, ट्रक का वेलोसिटी हो गया 20 इंटू टाइम टी। सेम डिस्टेंस तुम निकालो कार के हिसाब से, तो कार के लिए एक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 × टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर। इसके हिसाब से डिस्टेंस आया टी स्क्वायर, इसके हिसाब से आया 20t, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो 20t बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर निकला 20 सेकेंड और टी बराबर निकला 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे ऐसे भी तो दोनों साथ में ही था, फिर कब मिलेगा 20 सेकेंड पे, तो ये तो करेक्ट हो गया। कार विल ओवर अपडेट ऑन द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताओ क्या फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला निकाल लो। अरे डिस्टेंस क्या निकला 20t निकला ना, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, ये भी सही, सॉरी ये भी सही है। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द कार, या क्या स्पीड ऑफ द कार, हाँ कार का स्पीड क्या हो जाएगा, वी बराबर यू प्लस ए टी। यू तो 0 है, तो वी बराबर ए कितना है 2 × टी कितना 20, तो कितना हो जाएगा 40, तो ये भी सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार विल बी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल नहीं होगा, कैसे होगा बताओ। डिस्टेंस एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो ये टर्म तो 0 हो गया, तो एस बराबर क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तुम डिस्टेंस को y पर रखते हो, t को x पर रखते हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा a/2x²। तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए बी एंड सी। ठीक है, दैट्स अच्छा क्वेश्चन था ये। सो ये टोटल था हमारा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कोड 58 में था। अगर क्वेश्चन लेवल की जहाँ तक बात करें तो मतलब मॉडरेट टू टफ के लेवल में बोला जा सकता है। ठीक है, लास्ट में जो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है वो थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, बाकी सिंगल ऑप्शन करेक्ट तो बहुत ईजी था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसा फिजिक्स कम बायो ज़्यादा लग रहा था कि मतलब ऐसे बस देखो टिक कर दो। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट तुम सबको।